अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। कराची में शरह अमवात में इजाफा, खबरों में कितनी सदाकत है? अमवात ज्यादा कैसे रिपोर्ट हुई? वफाकी हुकूमत के अहदेदारों ने रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना क्यों बनाया? पाकिस्तान में 24 घंटों में सबसे ज्यादा अमवात, मरीजों की शरह में भी इजाफा। क्या हुकूमत लॉकडाउन की नरमी के फैसले पर नजरसानी करेगी? ये सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। शरह सूद में 2% कमी कारोबारी तबके के लिए किस कदर हौसला अफजा है? मुल्क की मईशत की बेहतरी में क्या किरदार अदा करेगी? ये मामला भी आज के प्रोग्राम में रखेंगे। और फिर आटा चीनी स्कैंडल के बाद बिजली स्कैंडल पर रिपोर्ट, ऑपोजिशन जमातों बिलखुसूस नून लीग की खामोशी की वजह क्या है? शहबाज शरीफ को नैब में बुलाने का मकसद क्या है? ये सवालात भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। गुज़श्ता रोज कराची में पुरस्रार मौत की शरह में इजाफे की खबरें रिपोर्ट हुई। इन खबरों ने अवाम में खौफ व हरास फैला दिया। खबरों में दावा किया गया था कि ये अमवात मुबैना तौर पर कोरोना से हुई थी, लेकिन अब माहिरीन सेहत ने इन तमाम तर खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक कराची में अमवात की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ है। गुज़श्ता रोज इन्हीं खबरों की बुनियाद पर वज़ीर ने शरह अमवात में इजाफे के खदशे का इजहार भी किया था। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इन्फेक्शन हमारी दुनिया के बाकी मुल्कों से कम है तो वो गलत है। किसी को कहना नहीं चाहता, लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो हमें लग रहे हैं कोविड हैं और वो नहीं रिपोर्ट हो रहे। कुछ तो हमें पता है, अगेन मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो पॉजिटिव हैं। हमारा एवरेज 10% से ज़्यादा है सिंध का, और फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को मिलाएं तो वो 10% के करीब बनता है। वज़ीर आला सिंधी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शहबाज गिल और मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने भी इन्हीं खबरों की बुनियाद पर हुकूमत सिंध को तनकीद का निशाना बनाया। गोया अमवात में इजाफे की जिम्मेदार महज सिंध हुकूमत है। फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल का इस बारे में क्या मौक़िफ़ रहा है, जरा उसकी झलक भी दिखाते हैं। इख्तियार के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें, और उन जिम्मेदारियों में सरे फहरिस्त जिम्मेदारी उन भूखे नंगे गुर्बत और अफलास का शिकार अवाम जो है उनको 2 वक्त की रोटी भी फ्राहम करना, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। पाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत का जो रोल है खुदारा वो भी अदा करें और आप लोगों को ज़िंदगी देने की बात करें। मौत की कहानियाँ सुना के लोगों को मायूस मत करें। अमवात आपके सूबे में ज़्यादा हुई, वेंटिलेटर में आज भी आपके सूबे के अफराद ज़्यादा हैं, और जो कॉन्टैक्ट स्प्रेड है वो भी आज आपके सूबे में ज़्यादा है। वफाक और सिंध के दरमियान जारी चपकलिश के दौरान दोनों हुकूमतों के तर्जुमान असल हकायक जाने बगैर ही एक दूसरे पर तनकीद के वार करते रहे, तनकीद के नश्तर बरसाते रहे, लेकिन हकायक इन खबरों के बिल्कुल बरक्स हैं। तहकीकाती रिपोर्ट्स ने इन तमाम बेबुनियाद खबरों का भांडा फोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में अमवात की शरह मामूल के मुताबिक है, इनमें किसी भी किस्म का इजाफा नहीं हुआ है। शहर कायद के 31 मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में गुज़श्ता 6 माह के दौरान 13,993 अफराद को दफन किया गया। KMC डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा 2,849 अफराद जनवरी में दफनाए गए, फरवरी में 2,278, मार्च में 1,978, जबकि रवा माह सबसे कम 766 अफराद को दफनाया गया। अब अदाद शुमार बताते हैं कि शरह अमवात में कमी आई है। कराची में कोरोना से जाबाक अफराद के लिए मख्तस कब्रिस्तानों में अब तक 14 अफराद सपुर्द खाक किए गए हैं, और गुज़श्ता 36 अयाम के दौरान अब्बासी शहीद अस्पताल और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में 350 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। इनमें से कोई भी हलाकत कोरोना से नहीं हुई। अस्पतालों के डेटा के मुताबिक इमरजेंसी मरीजों को लाने की शरह 50% कम हो गई है। गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान कराची के जिला अस्पताल में 20,453 मरीज लाए गए, जबकि कोरोना वायरस आने के बाद इमरजेंसी में मामूल से 10,000 मरीज कम लाए गए हैं। रवा साल अब्बासी शहीद अस्पताल में 15 अप्रैल तक 82 अमवात हुई, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में 279 अमवात हुई। 31 मार्च से 14 अप्रैल तक जिना अस्पताल में 100 अमवात हुई, जबकि रवा साल इसी अरसे के दौरान 121 अफराद को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। अब यहाँ सवाल होता है कि इमरजेंसी में मरीजों की शरह की कमी की वजूहात क्या है? मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस गली मोहल्ले में मौजूद मेडिकल सेंटर्स और क्लिनिक शहरियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं दे रहे हैं। इसी तरह बड़े अस्पतालों की OPDs भी बंद है, जबकि अस्पतालों का सारा फोकस, सारा रुझान कोरोना वायरस के मरीजों पर है।
इस वक्त दिल, गुर्दे, फेफड़े और दीगर अवारिस का शिकार अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहर कायद की मिसाल ले लें, यहाँ एक बड़ी तादाद इलाज मुआलजे के लिए बड़े अस्पतालों का रुख करती है, लेकिन जब अस्पतालों में मरीजों को तिब्बी सहूलियात नहीं दी जाएंगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे। हम अपने प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार निज़ाम सेहत पर सवाल उठाते आ रहे हैं। यकीनन हुकूमत को इस मामले पर भी तवज्जो देना होगी। शहर कायद के बासियों में खौफ व हिरास फैलाने वाली खबरों में किस हद तक हकीकत है, कितनी सदाकत पाई जाती है, इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए KMC से डॉक्टर सलमा कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से निजी अस्पताल और निजी क्लिनिक्स बंद रहे, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनका रुख सरकारी अस्पतालों की जानिब रहा, तो KMC के अंडर बहुत सारे सरकारी अस्पताल आते हैं। आपके यहाँ कितने पेशेंट्स को लाया गया, कितनी डेथ्स रिकॉर्ड हुई, आपका डेटा क्या बताता है? देखिए, हमारे यहाँ जो टोटल जो मेरे अपने हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो अगर मैं 1 मार्च से टिल टू डेट बात करूँ तो 361, और उसमें अगर हम कराची का जो तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है जिसे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कहते हैं, और आपको पता है कि ज़्यादातर जो पेशेंट हैं कराची में चाहे अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों 3 हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को मैं लुक आफ्टर करती हूँ, और वहाँ पे 82 डेथ्स हुई हैं जो 1 मार्च से लेके टिल टू डेट। तो ये कोई बहुत बड़ा रेशो नहीं है, ये रूटीन में भी जब आम डेज होते हैं तो इतनी ही डेथ्स होती हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आप किसी सर्टेनिटी के साथ कह सकती हैं कि ये जो डेथ्स हुई हैं ये कोरोना की वजह से नहीं हुई? क्या उन लोगों का कोई टेस्ट किया गया था इस हवाले से? देखिए, उनका कोई जो मेरे पास डेथ हुई है उनका तो कोई टेस्ट नहीं किया गया। इसमें मेरा सर्जिकल ICU है, मेडिकल ICU है, NICU है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, मेरे पास सारे डिसिप्लिन हैं। तो उसमें जो डेथ होना कि 82 डेथ्स हुई हैं टोटल पूरे 1.5 महीने में, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, रूटीन में भी इतनी ही डेथ्स होती हैं। नहीं, लेकिन फिर गैर यकीनियत का उनसे तो मौजूद है। अगर हम बात करते हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की, जी अगर हम बात करते हैं हमारे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एलिवेटेड नज़र आती है फिगर, जो हमारी फरवरी की फिगर थी। यानी हम मार्च से लेके अप्रैल तक की आपसे बात करें तो फरवरी में वहाँ जो पेशेंट थे और अब जो मार्च और अप्रैल के पेशेंट थे, तो उसमें आप ये कह सकते हैं 5 to 10% एनहांसमेंट है। 5 to 10% एलिवेशन देख रहे हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल की OPDs बंद थी, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स बंद थे, तो लोग ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों का रुख करते हैं, तो ये वजह भी हो सकती है इसकी। और क्योंकि टेस्ट नहीं हुए थे तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास हम अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं, कोई यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि अमवात की वजह क्या है। जैसा कि आप कह रही हैं कि OPDs भी बंद थी और हेल्थ केयर सिस्टम हमारा जमूद का शिकार दिखाई देता है, सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को लुक आफ्टर किया जा रहा है, उनके लिए डेडिकेटेड है हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो फिर यकीनन जो पेशेंट्स जिन्हें मुर्दा हालत में भी अस्पतालों में लाया गया, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या ये भी वजह है कि उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर मिल नहीं सकी? देखिए, इसमें जो ज़्यादातर हमने इसमें एज फैक्टर को भी देखा तो वो एल्डरली थे, मतलब अबव 60 जो थे, जो कार्डियक हमारा हॉस्पिटल है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, तो उसमें ज़्यादा जो एज थी वो एक तो ड्यू टू हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, और ज़ाहिर शहर में सारी वो बंद थी, और इसके अलावा जो एज फैक्टर भी था कि ये एल्डरली लोग थे ज़्यादा जिनकी डेथ्स हुई है, यंग बच्चे नहीं थे जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में लाए गए। लेकिन डॉक्टर साहब, KMC के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं, आप ये कह रही हैं कि वहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, यानी सरकारी अस्पताल जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जिसको बल्दिया उज़्मा कराची देखती है, उनके पास टेस्ट का कोई मैकेनिज्म, कोई तरीकाकार मौजूद नहीं। देखिए, मेरे पास OPDs में जो पेशेंट आते हैं डेली मेरे हॉस्पिटल में, उनकी जो डेली जो OPD हमारे यहाँ होती है वो तकरीबन 7,000 से लेके और 11,000 तक भी जाती है, डिपेंड करता है सीज़न पे। तो हमारे पास डेली तकरीबन एवरेज देखा जाए तो 8,000 पेशेंट जो है हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के OPDs में आते हैं। अगर OPDs बंद हो जाए तो उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, आपको पता है कि उनका प्रॉपर टेक केयर नहीं होता है। लेकिन आपको पता है कि जब इंटरनेशनल पैंडमिक होता है, तो जब भी इंटरनेशनल पैंडमिक हुआ तो आपको पता है बड़ी डिफरेंट सिचुएशन आई है। जिस भी कंट्री में ये हुआ है, इससे पहले भी ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ये बहुत दफ़ा हो चुका है। जब भी कोई भी इंटरनेशनल पेंडेमिक हुआ है तो ये जब भी जिस भी कंट्री में जिस भी सिटी में गया है तो वहाँ की 1/4 पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ हुई है। ये मतलब प्रीवियस में पुरानी जो डिज़ीज़ है जो हर तकरीबन 30 साल में 15 साल में रिपीट होती हैं,
तो अगर आप देखें तो ये जब भी पेंडेमिक आया, इंटरनेशनल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अमवात की वजह जानना भी तो बहुत जरूरी है ना, कि क्या अमवात पेंडेमिक की वजह से हो रही हैं, क्या कोरोना की वजह से हो रही हैं, या हिस्ट्री के अंदर पेंडेमिक की आप बात कर रहे हैं तो इस वजह से हुई, या फिर उनकी कुछ और डिजीजेस थी, उनको लुक आफ्टर नहीं किया गया, ओपीडीज नहीं थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको नहीं दी जा सकी, मौके पर उनका इलाज नहीं हो सका, इस वजह से वो जान की बाजी हार गए। तो ये जानना भी तो बहुत जरूरी है ना डॉक्टर साहब। देखिए हमारे पास जो पेशेंट आए हैं हमने उनको बाकायदा, क्योंकि ओपीडीज बंद थी, इमरजेंसी कहीं की भी बंद नहीं थी। हमारे पेशेंट जो आए हैं वो इमरजेंसी में आए हैं और उनको बाकायदा लुक आफ्टर भी किया गया। और ये नहीं कि वो ब्रॉड डेड लाए गए थे, कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ रेशियो ब्रॉड डेड का हो, लेकिन सारे पेशेंट कोई ब्रॉड डेड नहीं लाए गए थे। उनको बाकायदा ट्रीटमेंट में ली है, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। या जो एडमिटेड पेशेंट थे, पेशेंट का एडमिशन कभी भी इंडोर बंद नहीं हुआ है। ओपीडीज तो बंद हुई है, लेकिन आपका जो पेशेंट का एडमिशन होता है और आपकी जो इमरजेंसी होती है और जो इमरजेंसी सर्जरीज थी वो सब तो चल ही रही थी ना। ठीक है, तो मार्च से अप्रैल तक अब तक इस असना के अंदर आपकी इमरजेंसीज के ऊपर प्रेशर कितना बढ़ा? देखिए इमरजेंसी पे पेशेंट बहुत आए, क्योंकि फिल्टर क्लिनिक भी इमरजेंसी में चल रही है हमारी कोरोना के हवाले से। और पेशेंट का बहुत जो रूटीन का जो हमारे पेशेंट का इन्फ्लक्स था, उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा जो है वो हम इमरजेंसी में देख रहे थे। तो डॉक्टर साहब ये बता पाएं कि लॉकडाउन की वजह से आपके हेल्थ केयर सिस्टम पे मजमूई तौर पर कितना प्रेशर पड़ा, और फिर आप क्या तजवीज़ करती हैं कि लॉकडाउन के अंदर ये तोसी या सख्ती होनी चाहिए, या फिर आप इस नज़रिए की हामी है कि लॉकडाउन को जो है वो इसको ईज डाउन करना चाहिए, इसमें नरमी लाई जानी चाहिए ताकि पैरेलल हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो मुतासर ना हो? देखिए मैं सबसे पहले तो एक बात आपके लॉकडाउन के हवाले से बात कर दूं, कहीं भी बहुत सख्त किस्म का लॉकडाउन नज़र नहीं आया कि जी बिल्कुल ही सब कुछ बंद है। ऐसा लॉकडाउन कोई भी नहीं था। कुछ फैसिलिटीज़ खुली रही हैं और 100% लॉकडाउन तो कहीं नहीं देखा गया। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ओपीडीज बंद है, करना ही है आप लोगों, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो फाल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, वो बंद पड़ा है, तो इसका मतलब है कि मरीज तो मुतासिर हो रहे हैं, वो तो लॉकडाउन को प्रोवाइडर है वो फ्रंट लाइन पे, देखिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। सारे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पे आ रहे हैं, रेगुलर ड्यूटीज़ दे रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जी यंग डॉक्टर्स हैं हमारे या हमारे मतलब फैकल्टी के सीनियर प्रोफेसर्स भी हैं, सब ड्यूटीज़ पे आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। चाहे वो आप ओपीडीज़ बंद कर दें तो वो इमरजेंसी पे प्रेशर बढ़ जाता है, तो पेशेंट तो हम देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपके पास बड़े लिमिटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है पाकिस्तान में, तो इनकी सेफ्टी और इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनका ख्याल नहीं रखा गया और अगर सबसे फ्रंट लाइन वालों को आपने लूज़ कर दिया तो फिर कौन देखेगा? हम लोग हॉस्पिटल में इसीलिए हैं कि आप लोग घर पे रहें ताकि हम आपका ख्याल रख सकें। तो लॉकडाउन मेरा ख्याल है कि जहां हमने इतनी तकलीफ़ उठाई ली 3 हफ्तों से ज़्यादा की, तो अगर 2 हफ्तों के लिए एक अच्छा लॉकडाउन हो जाता है, ओपीडीज़ खुली रहे, मैं उसको कभी भी ये नहीं कहती कि ओपीडीज़ बंद कर दें, लेकिन एक अच्छा लॉकडाउन हो जाता है तो पेशेंट आपके फ़िल्टर हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। आप आज की कंट्री की सिचुएशन देखें और डेथ टोल जो है आज सबसे ज़्यादा रहा है, और आज पेशेंट भी जो रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 500 के करीब हुए हैं। तो ये चीज़ आप देखें, आज का ग्राफ बहुत ऊपर गया है, और ये चीज़ आपको ऑब्वियसली एक घंटी बजा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पेशेंट अभी भी बढ़ गए हैं, 7000 के करीब पेशेंट पहुंच गए हैं। तो पेशेंट की देखिए मैं आपको अब भी बता दूं, क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं, और मैं आपको अब भी बता दूं कि पेशेंट बढ़ेंगे और हमें वॉर फुट पे काम करना है। लेकिन डॉक्टर साहब एक तरफ जब आप ये कह रही है कि 82 कैजुअलिटीज हैं जो कोई गैर मामूली नहीं है, ये बड़ी हौसला अफजा सी बात दिखाई देती है। दूसरी तरफ आप ये कह रही है कि कर्व मजीद एलिवेट होगी, ऊपर जाएगी। मैंने 82 कैजुअलिटी अपने एक हॉस्पिटल की बताई है, मेरे हॉस्पिटल्स में 361 कैजुअलिटीज हैं। मजबूरी तौर पर अगर 361 कैजुअलिटीज है तो आप इसको कोई बहुत बड़ा फिगर करार नहीं दे रही हैं। आप कह रही है कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये ऑन एवरेज होता है। लेकिन कोरोना के जो पेशेंट है, मैं कोरोना के हवाले से बात कर रही हूँ, कोविड-19 के हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो आपके 5-6 हज़ार पेशेंट है, लेकिन अगर ये पेंडेमिक और आउटब्रेक कोई होता है तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होगी। पाकिस्तान इसको बेयर नहीं कर पाएगा। हमें बहुत सारे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी, बहुत सारे आईसीयू की ज़रूरत होगी, और आपको पता है पाकिस्तान बेचारा गरीब मुल्क है, उसके पास हेल्थ केयर सिस्टम तो है नहीं, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब इसी मुनासिबत से एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। सबसे बेहतर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि सब अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जो बताया जा रहा है, जो गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, ज़्यादातर लोग कोशिश करें अपने घरों में रहें, नेसेसरी ना निकले, तो आप बहुत हद तक इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दुनिया भर के अंदर जब हम ग्राफ्स देख रहे हैं तो कर्व्स नीचे जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
कर्व्स डाउन जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और आप इसे खदशा करार दे रही हैं। तो बताइएगा कि हमारे यहाँ ये ग्राफ कब तक ऊपर चला जाता रहेगा और कब तक ये केसेस कंट्रोल में आएंगे और फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम लॉकडाउन को ईज डाउन कर सकें, या फिर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, गाइडलाइंस है, इसमें कुछ नरमी ला सकें? हमारे जो अगले 3 हफ्ते जो हमें नज़र आते हैं, इन फ्यूचर जो 3 वीक्स हमें नज़र आते हैं, ये हमें प्रॉब्लमेटिक नज़र आते हैं और इंशाल्लाह 2 वीक्स में हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने पेशेंट हैं, पेशेंट फ़िल्टर हो जाएंगे और इंशाल्लाह 3 वीक्स के बाद कुछ बेहतर सिचुएशन नज़र आती है कि इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हमें सिर्फ ये करना है कि जो एक समझने की एक चेन चल रही है उसमें से बस एक सिपाही को गिराना है और अगर हमने अपना वो ग्राफ में से उसे एक जगह पे हमने इसको 0 पे ले आए तो हम अपना टारगेट अचीव करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर सलमा कौसर हमारे साथ मौजूद थी, डायरेक्टर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज KMC। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। आज एक ही दिन में 17 अमवात के बाद ये आज तक मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। इसी तरह मरीजों की तादाद में भी 500 से जायद का इजाफा हुआ है। ये इजाफा वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद सामने आया है। आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हेलीकॉप्टर पर बैठकर पंजाब में लॉकडाउन का जायजा लिया, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बगैर प्रोटोकॉल के सखर पहुंचे। उन्होंने वहां मीडिया से गुफ्तगू भी की, हुकूमती बयानिए और इकदामात से आगाह किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुझे इस वक्त लोगों की जिंदगी और सेहत अजीज है और मैं मुखालिफिन या नाकिदीन की किसी तनकीद का जवाब नहीं देना चाहता। उनका यह भी कहना था कि लॉकडाउन करके हम खुश नहीं हैं, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। साथ ही उनका यह भी कहना था कि हो सकते गलत फैसले हुए हों, लेकिन फैसला ना लेना नाअहली और जुर्म है। और आपके प्यारों की ज़िंदगी मेरे लिए, आपके लिए अजीज़ है। अपना ख्याल करें। मुझे तो पता नहीं चलता कि अलिफ या बे या ABCD ने क्या बोला, मुझे पता जब चलता है जब आप बताते हैं। आप मदद करें इस सिलसिले में, घर में बैठ के जो बोलता रहे। अगर आप दुरुस्त समझते हैं कोई चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुरुस्त तनकीद भी करें। मैंने तो कई बार कहा है कि एक चीज़ सिर्फ की है कि एक्शन लिया है। गलत काम भी, गलत फैसले भी हुए होंगे और हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ कि सबसे बड़ी गलती है कोई फैसला ना करना। आज वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा ने खदशा जाहिर किया कि रवा हफ्ते सूबे में कोरोना के 500 से जायद मरीज सामने आ सकते हैं। 500 से जायद मरीज रवा हफ्ते सामने आ सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। पाकिस्तान में कोई भी कोरोना वायरस का शिकार हो सकता है। कोरोना वायरस बरतानिया के वज़ीर आज़म और अवाम में फ़र्क नहीं जानता। इसके मुकाबले के लिए हमें अपनी रिवायती ज़िंदगी ख़त्म करना होगी। हमें सियासत से बालातर होकर कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। जो केसेस की ट्रेजेक्टरी थी और ये हमने हफ्तावार कंबाइन किए आपको दिखाने के लिए। 9 मार्च के हफ्ते में पहला केस आया, अगले हफ्ते में 25 केस, अगले हफ्ते में तकरीबन 140 केस, उसके बाद 202 केस और पिछले हफ्ते में 362 केस। तो तकरीबन ये अगर आप पिछले हफ्ते में देखें तो वो रेट कम ज़रूर हुआ, तकरीबन डबल या 3 गुना ज़्यादा होने के बजाय उसका रेट इंक्रीज का हाफ हुआ। लेकिन तब भी जो हम सिम्प्टोमेटिक केसेस ढूंढते हैं उनकी रेट में तकरीबन 160 केसेस ज़्यादा हुए। और अगर आप उसी हिसाब से इस हफ्ते के जो 3 दिन के केसेस हैं अगर उसको आप एक्सट्रापोलेट करें तो शायद इस हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा में 500 से ज़्यादा केसेस डिस्कवर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर पछता रही है, जबकि पंजाब हुकूमत खुद भी कई कारोबार खोलने के फैसले पर नजरसानी करके दोबारा सर्कुलर जारी कर चुकी है। एक बार फिर दीगर सूबों की जानिब से कोरोना वायरस मुहिम के दौरान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या एक बार फिर दीगर सूबाई हुकूमतें सिंध की पैरवी कर रही हैं? क्या फिर लॉकडाउन में मजीद सख्ती करना लाजमी हो गया है? क्या वफाकी वज़रा इल्ज़ामात की सियासत की बजाय अमली इक़दामात की तरफ तवज्जो देंगे? यकीनन हालात कौमी इत्तफाक राय और सख्त तरीन लॉकडाउन के मुतकाज़। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए आदाद शुमार को कंट्रोल करने के लिए ये इक़दामात बहुत ज़रूरी भी हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के कारोबार पर क्या असरात होंगे, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के मुल्की मईशत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात के बायस शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही शरह सूद 9% हो गई है। गुज़श्ता एक माह के अरसे में स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में ये मुसलसल तीसरी मरतबा कमी की गई है और मजमूई तौर पर अब तक एक माह में शरह सूद में 4.2% कमी की जा चुकी है। स्टेट बैंक ने इससे कबल 17 मार्च को 75 बेसिस पॉइंट कम करते हुए शरह सूद 12.5 कर दी थी, जिसके एक ही हफ्ते के बाद पॉलिसी रेट में मजीद 1.5% कमी का ऐलान किया गया। स्टेट बैंक से जारी एलानिये में मजीद कहा गया है कि महंगाई की तवक्को और शरह नमू में कमी के सबब पॉलिसी रेट को 200 बेसिस पॉइंट्स कम करके 9% कर दिया गया है, यानी अब शरह सूद सिंगल डिजिट में आ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी से कोरोना वायरस की वजह से होने वाली बेरोजगारी, महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और माशी इस्तेहकाम के साथ साथ घरेलू सारिफीन और कंपनियों पर कुव्वत खरीद और कर्ज का बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी कहा है कि शरह सूद में कमी समेत स्टेट बैंक की जानिब से किए गए दीगर इक़दाम से मदद मिलेगी। मसलन रियायती शरह सूद पर कंपनीज को कर्ज की फराहमी, बुनियादी रकम की अदायगी में 1 साल की तौसी, डेफर्ड पेमेंट्स होंगी, कर्ज की अदायगी की मुद्दत 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करना और फिर कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों को कम शरह सूद पर कर्ज की फराहमी जैसे इकदाम किए गए हैं ताकि इस बहरानी सूरत हाल में अपने मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें। शरह सूद में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात होंगे, मजमूई तौर पर तबका इसको किस तरह से देख रहा है और इससे आम कारोबारी तबके को कितना फायदा हो सकेगा, इन तमाम तर सवालात का जवाब जानेंगे। इस वक्त मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। बार बार शरह सूद में कमी का मुतालबा किया जा रहा था और रवा माह में ही तकरीबन तीसरी मरतबा कमी की गई है, 4% से भी ज्यादा कमी हो गई है शरह सूद में। कारोबारी तबका इसको कितना हौसला अफजा जानता है? मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आज का फैसला है। काश ये मतलब अगर एक साथ 4% जब हम कह रहे थे कि सिंगल डिजिट में ले आए उस वक्त ले आते, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी, गवर्नर स्टेट बैंक का भी कि जिन्होंने ये सही सिमत के ऊपर जो राह पकड़ी है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो उन्होंने जिसको कम किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए और एक इमेज के लिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल का जो बिजनेस कम्युनिटी का, वो मेरे ख्याल काफी जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो आप समझिए कि बड़ा हैजान पैदा हुआ था उसमें। अब जो है ना ये सिंगल डिजिट होने से और एक सिमत हमें नजर आ रही है कि ये जो सिंगल डिजिट 9% है ये इंशाल्लाह फाइनेंशियल ईयर के क्लोज के साथ 7% पे भी पहुंच जाएगा और इसकी वाइबिलिटी बढ़ेगी। देखिए, अगर डिस्काउंट रेट आप बढ़ा के रखते हैं और उसके साथ अगर आपकी इंडस्ट्री वाइबल नहीं रहती तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और जब आप इसकी बात करते हैं तो फिर आप अगर अपने इन्फ्लेशन रेट से इंटरेस्ट रेट को करेंगे और आपकी कॉम्पिटिबिलिटी पे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिबिलिटी पे अगर आपके असर आता है या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री की कॉम्पिटिबिलिटी पे असर आता है कि जो बाहर के माल है वो आपके यहाँ के ड्यूटी लगने के बाद भी अगर उसको जो है ना वो वाइबल हो जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं समझता हूँ कि पूरी ताजिर बरादरी जो है ना इसके लिए बहुत शुक्रगुजार भी होगी और इससे बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट साजगार होगा और जो है ना बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, क्योंकि बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि आपकी शरह सूद सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, वो हो गई है, आप उसका खैर मकदम भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली जाएगी और IMF की जो रिपोर्ट कल शाया हुई है उसके अंदर भी खदशात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो भी GDP नेगेटिव में चला जाएगा। तो दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा चैलेंज इकोनॉमी को दरपेश होने वाला है। ऐसे में ये जो शरह सूद सिंगल डिजिट में आना है, कैसे दोनों एक दूसरे तालमेल हो सकेगा, कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, ये जो उन्होंने जो किया है ये सिर्फ कोई ऐसे कोई सोच के कि जो बिजनेस कम्युनिटी डिमांड कर रही है इसलिए कर दें, ऐसे नहीं हुआ है। ये एक हुआ इसीलिए है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब आपकी इकोनॉमी, हमारा तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से डॉलर्स आते हैं, मेजोरिटी डॉलर्स, आप देखें यूएस के अंदर सबसे बड़ा हमारा इंपोर्टर यूएस है, दूसरा बड़ा इंपोर्टर यूरोपियन यूनियन। दोनों बुरी तरह से इस कोरोना वायरस की लपेट में है और जो नजर आता है कि ये अगले अगर 1 महीना अगर चल गया तो हम इन मार्केट के अंदर कुछ डिमांड है वो 50% रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर उनको 100 मुल्क एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो 100 मुल्कों के पास अब हर एक के पास 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रह जाएगा। अब इस ये दौड़ है एक तरह की दौड़। जब इस दौड़ के अंदर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश क्या होगी? जब आप 100 रुपए की चीजें इंपोर्ट करते थे अब आप 50 की करेंगे तो आप जाहिर है आपको फिर जहाँ सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे।
तो जो प्राइस वॉर जो है वो बहुत सख्त प्राइस वॉर शुरू होगी आज से 4 महीने के बाद, आज से 6 महीने के बाद। इस दौरान का जो पीरियड है वो तो इंतहाई खराब है जो पाकिस्तानी सनतों के लिए। अब देखिए स्टॉक्स के अंदर माल पड़े हैं, जो इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर डिले हुए हैं वो स्टॉक्स के अंदर जो पड़े हुए हैं, जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है रॉ मटेरियल की, इन सब के ऊपर कर्जे लिए हुए हैं। और ये जो स्टॉक के अंदर घर में जो माल पड़ा है उसके ऊपर आपका मीटर चल रहा है। अगर वो मीटर 14% से चलता है और ये मीटर 11% से चलेगा, क्योंकि 9% और 2% आप अगर बैंक का स्प्रेड गिन लें 1.5%, 2%, तो 11% जब चलेगा तो आपको 3% का फायदा हो जाएगा। ये फायदा जो है ये आपको ताकत बख्शेगा कि आप जो है ना इसको अब होल्ड करें, और जब मार्केट्स के अंदर डिमांड आए तो कॉम्पिटिटिव रेट्स में बड़ी जबरदस्त कंपटीशन होगी जो मैं देख रहा हूं, और बहुत सारे मुल्क वाइप ऑफ हो जाएंगे इस सिलसिले में। और यहाँ पार्टियां जो होंगी, जो बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, जिनका सूद के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक होगा, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आएंगे। बहुत सारे नए प्लेयर्स पैदा होंगे। देखिए मैं तो समझता हूँ कि ये टर्न, कहते हैं ना टेबल्स विल टर्न, ये टेबल्स टर्न होंगे। और ये जो यूएस और यूरोपियन यूनियन जो हमारे जो बड़ी मार्केट जिनको हम समझते हैं, मेरा ख्याल है कि ये टेबल टर्न होके बिल्कुल ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी बेहतर होने के इम्कानात रोशन हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जुबैर साहब आपने देखा कि हमारे जो हॉट मनी जिस तरह से निकली है और इंटरेस्ट रेट अगर गिरता रहेगा तो उसकी वजह से दूसरा हमारे रिजर्व्स कितने अंडर प्रेशर आ जाएंगे, या रिजर्व्स को कितने ठेस पहुंच सकती है। देखिए हम पहले ये बात करते थे, हमने कई दफा कहा कि देखिए अगर आप रिजर्व्स को देखेंगे, हॉट मनी आप किस रेट पे ले रहे हैं, आप ये तो देखिए 12-12.25% के ऊपर आप हॉट मनी ले रहे हैं। आप सुकूक बेचे, आप यूरो बॉन्ड के अंदर जाएं। देखिए अगर आपने देना है तो आप 12-12.25% की इतनी हैवी आप वो कैसे आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप देखें, पाकिस्तान जैसा आपने खुद कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट के हमारे प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद थे और बहुत हौसला अफजा जान रहे हैं इस तमाम तर मामले को, और कह रहे हैं कि इससे कारोबार फले फूलेगा, मईशत बेहतर होगी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की सियासी मंजरनामे से मुस्लिम लीग नून की गैर हाजिरी के मामले पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त जहां कोरोना वायरस के बाइस अवाम लॉकडाउन की जद में है, वहीं सियासी मौसम में भी गर्मी देखी जा रही है। इस वक्त विफाक में बैठी तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ लफ्जी महाजराई में मसरूफ है, लेकिन हालिया वबाई और सियासी सूरत हाल के दौरान अपोजिशन की दीगर जमातें खामोश दिखाई दे रही हैं। यूं महसूस हो रहा है कि मुल्की मईशत की तरह सियासत भी जमूद का शिकार है। इसी दौरान 2 अहम रिपोर्ट्स वजीर आजम को पेश की गई। पहली रिपोर्ट आटे और चीनी बहरान से मुताल्लिक थी, जिसमें वजीर आजम ने जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया। एक और इंक्वायरी रिपोर्ट भी वजीर आजम को पेश की गई, जिसमें एक बार फिर उनके करीबी मुशीरों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक IPPs ने गुज़श्ता 13 साल में कौमी खजाने को 4802 अरब का नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस होशरुबा रिपोर्ट पर भी सियासी जमातें चुप साधे हुए हैं। सियासतदानों की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आ रहा। इस सारे अरसे के दौरान मुस्लिम लीग नून की क़यादत, खुसूसन शहबाज शरीफ की खामोशी भी खासी मानी खेज है। वो मुल्क में कोरोना वबा के खतरे से निपटने के लिए वतन वापस आए, लेकिन यहाँ एक आध इजलास के बाद वो भी मंजरनामे से गायब दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की पुरस्रार खामोशी के बावजूद उन्हें एक बार फिर कौमी एहतसाब ब्यूरो में तलबी का परवाना मिल गया है। नैब ने कायदे इस बेख्तिलाफ शहबाज शरीफ से विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद की तफसीलात भी तलब की हैं। नैब ने शहबाज शरीफ से सवाल किया है कि 1998 से 2018 के दौरान शहबाज शरीफ के अहले खाना के असासे 36 करोड़ से बढ़कर 5 अरब 49 करोड़ हुए। बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करें। बार्कले बैंक से लिए गए कर्ज फैमिली को दिए और उनसे मिलने वाले तमाम तहफ़ की तफसीलात और 2008 से 2019 के दौरान ज़रई आमदनी की तफसीलात फराहम की जाए। नैब ने अपोजिशन लीडर को तलब तो कर लिया है, मगर आज पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शेख रशीद मजीद अबहम पैदा कर दिया। उन्होंने पेशगोई की है कि शहबाज शरीफ ईद के बाद अंदर हो सकता है। शरीफ साहब की खामोशी के पीछे क्या वजह है? उसको पता है कहीं रोज़ों के बाद मैं अंदर ना हो जाऊं, उसका केस बड़ा सीरियस है, वो भागने की कोशिश करेगा, फिर वापस जाने की कोशिश करेगा। उसका केस और हमज़ा का केस सीरियस है, उसके विटनेसेस सख्त हैं और मुमकिन है कोरोना के झटके में वो तो थोड़ा बच जाए,
वरना वो ईद के बाद अंदर हो सकता है और ईद से पहले वो भागने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए अब कोई बयानिया नहीं आप पढ़ रहे होंगे, कहाँ गए वो सारे बयानिए, कहाँ गए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ये लोग। इस तरह ही होता है पाकिस्तान में। अब एक लैपटॉप रख के मैं भी इंटरव्यू दे दूं सामने और बाद में एक ये टीवी खेल रहे हैं। कोई सीरियस मूव नहीं है इनकी, ना इनमें तपड़ है, ना इनमें स्टेमिना है, ना इनके साथ लोग हैं। मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई सियासत नहीं देख रहा। एक नया ग्रोह निकल आए अवाम में से, एक नया मुतासरीन में से लोग निकल आए, एक नए जले बने लोग निकल आए और इस मुल्क की सियासत में एक नया हलचल पैदा कर दें। वरना नून और पीपल्स पार्टी से ये देखें ना, ये कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में कि लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन होता है तो कौन सा कोरोना बच जाता है? दुनिया सारी में लॉकडाउन हुआ है तो कौन सा कोरोना बच गया? 2378 बंदे आज अमेरिका में मरे हैं। सो कोरोना के लॉकडाउन का तो अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं फ़ायदा हुआ, लेकिन होना चाहिए क्योंकि सारा चीन, सारी दुनिया ये कहती है इससे फ़ायदा है। अगर नहीं होता तो वो सूबे अपने आज़ाद हैं इस मसले पे, इसी पे लड़ाई हो रही है। ये कोई लड़ाइयों की, ये ऐसी फुल्की मौसीकियाँ, कोई पक्के राग नहीं गाए जा रहे। अच्छा, माजी की तरह एक बार फिर वफाकी वज़रा की जानिब से बयानबाजी मामलात को मशकूक बना रही है। माजी में भी जिस सियासतदान और बिजनेसमैन को नैब की तहवील में जाने से कबल वफाकी वज़रा ने बयान दिया, उसे नैब ने गिरफ्तार किया। क्या एक बार फिर ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ रही है? क्या शहबाज शरीफ की पुरस्रार खामोशी मफाहमत की सियासत की बुनियाद है? यकीनन इस बारे में आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। बहरहाल ये वक्त कौमी इत्तफाक की राय पैदा करने का है। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को मिलकर मुल्क की सालवियत, माशी इस्तेहकाम और कोरोना से बचाव के लिए तदाबीर इख्तियार करना होगी। हुकूमत को ऐसे इकदामात से गुरेज करना होगा जो मामलात में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। बाहरकैफ यहाँ ये कहने को जी चाहता है कि राजदा हूँ तो राजदा से कहूँ, कौम का हाल किस ज़बान से कहूँ। ज़्यादा हक से हट गई मिल्लत, थी कभी एक बट गई मिल्लत। कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं। और कौन समझाए गम के मारू को, चांद ही खा गया सितारों को। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।